हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। और आज हम एक नया लेक्चर लेकर आए हैं और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो इस चैप्टर को देखो दो पार्ट में एक तरीके से डिवाइड कर दिया है। एक हमारा है प्रकाश का परावर्तन और दूसरा पार्ट जो होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन जो है वो हमने पूरा कंप्लीट कर रखा है। इससे पहले 7 या 8 लेक्चर हमारे उस पर बने हुए हैं। तो अगर आपको प्रकाश के परावर्तन में कोई भी डाउट है उसके किसी टॉपिक पर या उसके किसी क्वेश्चन में, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उन सभी लेक्चरों का लिंक जो है इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए जो इस चैप्टर का हमारा दूसरा पार्ट है उसको हम स्टार्ट करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो हेडिंग लगा लो प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन। देखो प्रकाश का अपवर्तन, तो अगर आपको सबसे पहला लेक्चर याद हो तो वहां पे हमने बताया था कि हमारा पदार्थ जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है पारदर्शी पदार्थ, एक होता है अपारदर्शी पदार्थ और एक होता है हमारा पारभासी पदार्थ। तो अब देखो हमने इससे पहले भी बात किया था कि परावर्तन की घटना के लिए हमें क्या चाहिए, अपारदर्शी पदार्थ चाहिए था। तो वहां पे परावर्तन की घटना होती है और जहां पे हमारा अपवर्तन की घटना कराना होता है वहां पे हमें किस प्रकार का पदार्थ चाहिए, पारदर्शी पदार्थ चाहिए। यानी कि अब यहाँ पर अपवर्तन हम पढ़ने जा रहे हैं तो हम जितना भी पदार्थ लेंगे वो हमारा कैसा होगा, पारदर्शी पदार्थ होता है। इससे पहले एक बार भी बोला था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, दूसरे माध्यम में तभी जाएगा जब हम माध्यम कैसा लेंगे, पारदर्शी माध्यम लेंगे। तो वहां पे हमारी कौन सी घटना होती है, अपवर्तन की घटना होती है। अब यहाँ पे जितना भी अपवर्तन की घटना होगा वहां पर हम कैसा पदार्थ लेंगे, पारदर्शी पदार्थ लेंगे, पहली चीज। दूसरा यहाँ पे एक वर्ड बहुत बार आएगा वो होता है हमारा माध्यम। ये माध्यम वर्ड हमारा बहुत बार आएगा। तो अब माध्यम का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल में अभी समझ लो माध्यम का मतलब क्या होता है। जैसे कि हमारा निर्वात हो गया तो एक इसको अलग माध्यम बोलते हैं, पानी को एक अलग माध्यम, कांच को एक अलग माध्यम, हीरा को, केरोसिन को, ये सारे क्या होते हैं, अलग अलग माध्यम। अब इनको अलग अलग माध्यम क्यों बोला जाता है, क्योंकि सब में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। निर्वात में देखोगे तो प्रकाश की चाल दूसरी होगी, पानी में प्रकाश की चाल दूसरी होगी, कांच में प्रकाश की चाल दूसरी होगी। तो जैसे प्रकाश की चाल बदलती है हम तो कह देते हैं कि हमारा माध्यम क्या हो गया है, बदल गया। इससे पहले इस बात को हमने बताया था पिछले लेक्चर में। अब यहाँ पर भी माध्यम का मतलब आपको क्लियर हो गया। तो अब हम आते हैं प्रकाश के अपवर्तन पे। तो शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा को लिखते हैं। ये वही परिभाषा जो आपने अपने स्कूल में या अपनी कोचिंग में लिखा होगा। तो यहाँ पर हम परिभाषा को लिख देते हैं कि परिभाषा क्या होता है प्रकाश के अपवर्तन का। तो इसका परिभाषा लिखा जाता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से एक पारदर्शी माध्यम से, अब पारदर्शी का मतलब क्या हो गया, जहां से प्रकाश हमारा पार होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी। अब भाई जब तक प्रकाश पार नहीं होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा नहीं, तब तक हमारी अपवर्तन की घटना होगी नहीं। इसलिए हम बार बार यहाँ पे क्या बोलते हैं, पारदर्शी माध्यम। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तभी क्या होगा, अपवर्तन की घटना होती है। तो बेसिकली होता क्या है कि प्रकाश जिस रास्ते पर चलता है उससे थोड़ा सा क्या होता है, हट जाता है, विचलित हो जाता है। विचलित होने का मतलब क्या होता है, हट जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसके कई भी सारे हमारे रियल लाइफ एग्जांपल भी होते हैं। अभी हम उन सारे एग्जांपलों को चित्र की मदद से यहाँ पर समझेंगे। तो अभी हम सिंपल एक डायग्राम बनाते हैं। देखो जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, कोई एक सतह है,
ये वो सतह है जो दो माध्यमों को क्या करता है, अलग करता है। अगर इसके ऊपर आओगे तो इसके ऊपर हमारा कैसा माध्यम मान लेते हैं, निर्वात मान लेते हैं, और इसके नीचे आओगे तो माध्यम को कैसा मान लेते हैं, पानी। कोई भी दो माध्यम तुम मान सकते हो अलग अलग। अब ऐसा माध्यम माना कि दोनों माध्यम क्या होना चाहिए, पारदर्शी। अब जैसे निर्वात भी पारदर्शी है और जो पानी होता है वो पानी भी हमारा कैसा होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। तो हमें क्या मानना है, पारदर्शी माध्यम ही मानना है। ठीक है। अब ये सतह क्या है, ये वो सतह होती है जो दोनों माध्यमों को क्या करता है, अलग करता है। मतलब इसके ऊपर जाओगे निर्वात मिलेगा, इसके नीचे आओगे तो क्या मिलेगा, पानी। जैसे मान लो कि पानी की जो सबसे ऊपर वाली सतह होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, वही क्या बन जाएगा, हमारा सतह का काम करेगा। पर उसके ऊपर जाओगे निर्वात हो जाएगा, उसके नीचे जाओगे तो क्या मिल जाएगा, पानी। तो हम क्या करते हैं कि अच्छा जो अपवर्तन की घटना है मैं बता रहा हूं कि अपवर्तन कैसे कराया जाता है, ये तरीका सीख लो यहाँ पर। क्योंकि जहां जहां अपवर्तन हमें कराना होगा हम इसी तरीके से अपवर्तन कराएंगे। ठीक है। दो माध्यम लेंगे और माध्यम के बाद आगे क्या काम करते हैं वो देखते हैं। तो देखो दूसरा काम हमारा क्या होता है कि हम कोई भी एक किरण डालते हैं। तो कोई भी एक किरण, मान लो ये कोई एक किरण थी, ये किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर आकर पड़ती है। तो जो किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर आकर पड़ती है उस किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। तो जो किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर आकर पड़ती है उस किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और ये आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर आकर पड़ता है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। सतह के जिस बिंदु पर आकर पड़ता है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। परिभाषा भी सेम होती है, देखते चलो साथ के साथ कि आपतित किरण किसे कहते हैं, कि वो किरण जो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर आकर पड़ती है उस किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और सतह के जिस बिंदु पर आकर पड़ती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। अब उसके बाद अगला काम क्या होगा कि हम आपतन बिंदु पर क्या करते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं। आपतन बिंदु पर क्या करेंगे, एक लंब डाल देंगे और इस लंब को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलेंगे। आपतन बिंदु पर एक लंब खींचेंगे, इस लंब को हम क्या बोलेंगे, अभिलंब। अब देखो अगर प्रकाश की चाल अगर दोनों माध्यमों में समान होता तो हमारा अपवर्तन की घटना नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि अपवर्तन की घटना का मुख्य कारण क्या होता है, प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना। ठीक। तो अब देखो अगर इसका अपवर्तन नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण सीधा आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता, लेकिन ये प्रकाश की किरण जैसे निर्वात से पानी में जाता है, माध्यम जैसे बदलता है, ये तुरंत क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये तुरंत किरण क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो जो किरण अभिलंब की ओर झुकता है, ये ऐसे बोलो कि अपवर्तन के पश्चात दूसरे माध्यम में जो किरण जाता है इस किरण को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं। इस किरण को हम क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण बोलेंगे। कि अपवर्तन के पश्चात दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। तो यही होता है हमारा अपवर्तन कराने का तरीका। कि सबसे पहले क्या करेंगे, दो माध्यम लेंगे, माध्यम लेने के बाद एक सतह खींच लेंगे कि वो सतह दोनों माध्यमों को क्या करेगा, अलग करेगा। एक आपतित किरण खींचेंगे, आपतन बिंदु मिलेगा वहां पर अभिलंब खींचेंगे। अब उसके बाद जो अपवर्तन के पश्चात दूसरे माध्यम में किरण जाएगा वो अभिलंब की ओर क्या होगा, झुक जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज आता है कि क्या प्रकाश की किरण जो होती है, अपवर्तित प्रकाश की किरण वो हमेशा अभिलंब की ओर झुकती है, सोच के बताओ। और इतना तो पढ़ चुके होंगे, हमेशा अभिलंब की ओर झुकती है नहीं, कभी ये अभिलंब की ओर झुकती है और कभी क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है। तो अब दूसरा सवाल आता कि कब अभिलंब की ओर झुकेगा और कब अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। इसके लिए थोड़ा सा वेट करो आप, इस लेक्चर के एंड होते होते आपको इसका जवाब मिल जाएगा, कब ये अभिलंब की ओर झुकेगा, कब क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा। अभी फिलहाल में याद रखो कि जब प्रकाश के निर्वात से पानी में जाएगा तो अभिलंब की ओर क्या होता है, वो झुक जाता है। और इसी जो दूसरे माध्यम में जो किरण जाता है अपवर्तन के पश्चात उस किरण को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे दो कोण बन, अच्छा यही हमारा क्या होता है, अपवर्तन। सिंपल सा ये अपवर्तन कराने का हमारा तरीका है। अब देखो यहाँ पे दो कोण बन रहा है, एक कोण हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको लिखते हैं आई से, और इसका नाम क्या होता है, वही पुराना वाला आपतन कोण। वहां हमारा परावर्तन में भी यही होता था, इसको हम क्या बोलते थे, आपतन कोण बोलते थे। कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। नीचे भी देखो एक कोण बन रहा है कि अपवर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, यहाँ पे इसको लिखते हैं आर। और जो आर होता है इसका नाम होता है हमारा अपवर्तन कोण बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं अपवर्तन कोण।
अपवर्तन कोण की परिभाषा देखोगे तो क्या होगा कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण हमारा क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण कहलाता है। तो यही होता है पूरा हमारा अपवर्तन की घटना। इस तरीके से हम क्या करते हैं, कर लेते हैं। अब हाँ, इसमें कंफ्यूजन मत करना कोई कि यह अभिलंब की ओर कैसे झुक रहा है। फिर से बता रहा हूं, हमेशा अभिलंब की ओर नहीं झुकता है, कभी क्या होगा, अभिलंब से दूर भी भागेगा। कैसे दूर होगा, कब अभिलंब से दूर हटेगा, कब अभिलंब के करीब आएगा। लेक्चर खत्म होते होते आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आप खुद बताओगे कब अभिलंब की ओर झुकेगा और कब अभिलंब से दूर जाएगा। ठीक है, तो यही होती है हमारी अपवर्तन की घटना होती है। अब अगर इतनी अपवर्तन की घटना समझ में आ गई है तो अब हम अपवर्तन की घटना को रियल लाइफ में कैसे मिलता है उस चीज को देखते हैं। देखो, जैसे कि अगर रियल लाइफ में आप देखते हो तो अगर मान लो कि कोई भी एक टब ले लो, उस टब में क्या करो, एक उसके टब के तली में एक सिक्का रख दो। अब तुम टब से इतनी दूरी पर आ जाओ कि वो सिक्का दिखाई देना क्या हो जाए, बंद हो जाए। फिर क्या करो कि उस टब में पानी डालना शुरू कर दो अपनी जगह से, या किसी से बोलो कि उस टब में क्या करें, पानी डालें। अब पानी जब उस टब में पूरा पानी भर दोगे तब तुम ये देखोगे कि सिक्का तुम्हें दिखाई देने लग जाता है। ये किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। दूसरा देखो, दूसरा क्या होता है कि अगर मान लो किसी टब में पानी भरो और उसके तली में एक सिक्का रख दो और तुम पहली बार में क्या करो, सिक्के को उठाने की कोशिश करो तो पहली बार में सिक्का तुमसे नहीं उठता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब टब में पानी होता है तो वहां पे सिक्के की वास्तविक स्थिति न दिखकर तुम्हें कौन सी स्थिति दिखती है, आभासी स्थिति दिखती है। इसलिए तुम आभासी स्थिति पर हाथ ले जाते हो जबकि वास्तव में वहां पर सिक्का हमारा होता नहीं है। ये सब किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। या देखो, अगर तुम कोई एक कांच का गिलास ले लो, उसमें क्या करो, ऐसे पेन को डुबा दो, उसमें पानी भी होना चाहिए। अब तुम बाहर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि पेन तुम्हारा क्या है, टूटा हुआ है। बाहर से देखने पर लगेगा कि पेन टूटा हुआ, लेकिन वास्तव में पेन हमारा टूटा हुआ नहीं होता है। तो वो किसके कारण दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। तीसरा एग्जांपल देख लो कि जैसे अगर मान लो किसी की तुम नदी या तालाब के पास गए हो, अगर उसका पानी एकदम साफ है तो उसकी गहराई को तुम देखो कितना गहराई दिखाई देता है। फिर उसके बाद जरा उसको गहराई को नापने की कोशिश करो, देखो जो तुम नग्न आंखों से देखोगे वो गहराई कम होगी और वास्तविक गहराई उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर उसमें पैर रखोगे तो पूरा पैर नीचे की तरफ क्या होता है, धंस जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, अपवर्तन के कारण वहां पे हमें आभासी गहराई दिखाई देती है, वास्तविक गहराई हमें दिखाई नहीं देती है। और उस टाइम पे जो वास्तविक गहराई होती है वो आभासी गहराई से क्या होती है, ज्यादा होती है। अब जरा पहले वाले को डायग्राम की मदद से समझे। देखो, पहला केस हम बना लेते हैं कि यही हमारा क्या है, टब है और इसके तली में एक सिक्के को हमने रखा है और यहां से हम क्या करते हैं, यहां से इसको हम देख रहे हैं। अब मान लेते हैं कि सिक्का हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर सिक्का नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिक्के से चलने वाली प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती हैं, तो वस्तु में नहीं दिखाई देता है। बताया था कि कोई भी वस्तु दिखाई देती है किसके कारण, परावर्तन के कारण। अब जैसे मान लो आप किसी को अगर बगल किसी को देख रहे हो तो किसके कारण देख रहे हो, परावर्तन के कारण। जैसे मान लो अगर दीवार में बगल दीवार है उसको देख रहे हो तो परावर्तन के कारण कैसे देखोगे, ये सारी घटनाएं पहले बता चुका हूं कि कोई भी प्रकाश की किरण जो होगी इस दीवार पे जाके पड़ती होगी और यहां से टकराने के बाद हमारी आंखों पर आकर पड़ेगी तो हमें क्या होगा, दिखाई देने लग जाएगा। अब कोई भी प्रकाश की किरण इस सिक्के पर जाके पड़ रहा होगा, अब परावर्तन के पश्चात अगर वो प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक आएगा तो हमें दिखाई देगा और आंखों तक नहीं आएगा तो हमें दिखाई नहीं देगा। तो मान लेते हैं कि प्रकाश सिक्के से परावर्तित होने वाली प्रकाश की किरण कुछ ऐसे निकल गया, कुछ यहां से आके टकराया, कुछ यहां से आके टकराया, कुछ ऊपर से निकल गया। मतलब सिक्के से परावर्तित होने वाली प्रकाश की कोई भी किरण हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती है, इसलिए सिक्का हमें क्या होता, दिखाई नहीं देता है। अब दूसरी स्थिति में हम क्या करते हैं कि वही हमारा टब है, वही हमारा सिक्का रखा हुआ है और उतना ही दूरी पर अभी भी हमारा आंख है, अभी भी हमारा आंख जो है हम अभी भी उतनी ही दूरी से देख रहे हैं। अब केवल क्या करते हैं कि इस टब में पानी भर देते हैं, इस टब में पूरा का पूरा क्या कर देते हैं, पानी भर देते हैं। अब देखो यहां भी सिक्के पे पड़ने वाली प्रकाश का परावर्तन होगा और सिक्के से चलने वाली प्रकाश की किरण, देखो ये सिक्के से यही प्रकाश की किरण है जो बाहर की तरफ निकल गया था, हमारी आंखों तक नहीं पहुंचा था। देखो यही प्रकाश की किरण बाहर चला गया था, हमारी आंखों पर नहीं पहुंचा था, सिक्का में नहीं दिखाई दे रहा था। अब देखो जब ये प्रकाश की किरण देखो किसमें चल रहा है, पानी में। अब जब पानी से बाहर जाएगा, क्योंकि बाहर हमारा कैसा है, बाहर देखो माध्यम कैसा, निर्वात है, और जब पानी से निर्वात में जाएगा यानी कि माध्यम बदलेगा तो इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन के कारण ये सिक्के के से चलने वाली प्रकाश की किरण सीधा ना जाने के बजाय कुछ क्या होती है, ऐसे झुक जाती है और ये हमारे आंखों तक प्रकाश की किरण पहुंच जाती है। इसको जाना चाहिए था, ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा नहीं निकलती प्रकाश की किरण। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण क्या होती है, झुक जाएगी और ये
हमारी आंखों तक पहुंचेगी तो सिक्का हमें क्या होता दिखाई देने लग जाता है। वो उसका पूरा रीजन होता है। वहां पर नहीं दिखाई दे रहा था और यहाँ पर क्या हो गया दिखाई देने लग गया। क्यों? अपवर्तन के कारण। क्योंकि अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण क्या हो गई झुक गई और हमारी आंखों तक पहुंची तो हमें सिक्का क्या होगा दिखाई देने लग गया। अब आभासी स्थिति कैसे दिखाई देती है? हमारा आंख थोड़ी ना सोच रहा है कि प्रकाश की किरण कहीं मुड़ से घूम कर आ रही है, पहले कहीं से जा रही थी फिर मुड़ गई फिर हमारी आंखों तक पहुंची, कुछ नहीं। हमारी आंख जो होता है या आंख जो होता है हमारा तो ये सोचता है कि अगर मान लो ये वस्तु में दिखाई दे रही है मतलब प्रकाश इसके सीधे पीछे से आ रहा होगा। तो हमारी आंख जो होता है वो ये मान के चलता है कि प्रकाश की किरण जो है वो प्रकाश की किरण हमारी कहीं इस पीछे से आ रही होगी, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही होगी, मतलब सिक्का हमारा कहाँ पर होगा, कुछ इस स्थिति में रखा होगा। होता नहीं है वास्तव में। यहाँ पर हमारी आंख ऐसी सोचती है कि सिक्का हमारा कुछ यहाँ पर होगा, तो देखो यहीं से प्रकाश की किरण हमारी आ रही होगी और ये हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमें सिक्का क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में सिक्का हमारा यहाँ पर है। तो अब देखो दो फायदा हुआ। एक तो सिक्का हमें क्या हो गया दिखने लग गया, दूसरा एक नुकसान हमारा बोल सकते हो इसको कि सिक्के की वास्तविक स्थिति ये है और जबकि हमें दिखाई कौन सी दे रही है, आभासी स्थिति। सिक्का देखो कुछ अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर की ओर उठा हुआ है, तो हम हाथ डालेंगे तो कहां पकड़ेंगे, यहाँ पर, क्योंकि सिक्का हमें यहाँ दिख रहा है लेकिन सिक्का वास्तव में कहाँ होता है, यहाँ पर। तो इसलिए हम पहली बार में सिक्कों को उठा नहीं पाते कि हमारा हाथ कहाँ पर पहुंचता है, आभासी स्थिति पर। भाई जहां हमें दिखाई देगा वहीं पर तो हम हाथ को डालेंगे, बगल में थोड़ी ना हाथ को डालेंगे। तो वही काम हमारा सिंपल सा यहाँ पे होता है। तो यही हमारा होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण सिक्का क्या होता है दिखाई देने लग जाता है। ऐसे ही हमारा पेंसिल वाली घटना भी यहाँ पर होती है। ठीक है, तो यही था हमारा प्रकाश का अपवर्तन था। अपवर्तन होते कैसे हैं और अपवर्तन में रियल लाइफ हमारे एग्जाम्पल क्या होते हैं। अच्छा, मिटाने से पहले ये बताओ अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है। अभी इससे पहले मैंने एक बार बोला भी था कि अपवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है, कि अपवर्तन की घटना हमारी क्यों घटित होती है। जवाब मिल गया? नहीं मिला तो देखो, अपवर्तन का जो मुख्य कारण होता है वो ये होता है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में, दो बार लिखा, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना है। मतलब हर माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। यही अपवर्तन का क्या होता है, मुख्य कारण होता है। देखो निर्वात में भी बताया था कि दूसरा होता है, पानी में दूसरा होता है, कांच में दूसरा होता है। इसीलिए हमारी अपवर्तन की घटना होती है, इसीलिए प्रकाश की किरण क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अगर सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल समान होती, लेकिन जितना प्रकाश की चाल निर्वात में उतनी ही प्रकाश की चाल पानी में, उतनी प्रकाश की चाल कांच में, तो क्या अपवर्तन की घटना होती? नहीं होती। सिंपल सा जवाब। अगर सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल समान होगी तो वहां पर हमारा कोई भी अपवर्तन की घटना घटित नहीं होगी। तो अपवर्तन की घटना का मुख्य कारण जो होता है, मुख्य कारण हमारा क्या होता है, प्रकाश की चाल। क्योंकि हर माध्यम में प्रकाश की चाल हमारी क्या होती है, अलग अलग होती है। चलिए नोट कर लीजिए, इसमें नोट करना, आगे देखते हैं। नोट कर लिया? चलिए देखो, अब इसके बाद जो अभी हम बार बार बोल रहे थे कि प्रकाश की चाल, तो वही हेडिंग लगा लो कि प्रकाश की चाल। अब देख लेते हैं कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल हमारी कितनी होती है। तो हेडिंग लगा लो प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल देखो, यहां पर क्या करते हैं, 3-4 प्रकाश की चाल मैं बता रहा हूं। अगर आपको 3-4 प्रकाश की चाल याद हो जाएगी तो आपको पूरा चैप्टर जो होगा बहुत आसानी से निकल जाएगा और लेक्चर भी बहुत तरीके से आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से लेक्चर समझ में आ जाएगा। तो जिसमें से एक प्रकाश की चाल आपको पहले से पता होगा कि अगर हम यहाँ पर लिखें कि निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। दूसरा यहाँ पे याद रखो कि पानी में प्रकाश की चाल, होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तीसरा हमारा जो है वो हमारा कांच में प्रकाश की चाल, ये होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये होता है कांच में प्रकाश की चाल। और एक चौथा हमारा जो होता है वो है हमारा हीरे में प्रकाश की चाल। तो हीरे में प्रकाश की चाल होती है 1.2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या इसको 1.24 भी लिख सकते हो।
एक्चुअल में होता है 1.24, लेकिन जनरली क्या लिखते हैं 1.2 इंटू 10⁴ मीटर प्रति सेकंड के बराबर इसकी चाल होती है, ये हम मान लेते हैं। एक्चुअल में अगर निकालोगे तो हमारा कितना होता है 1.24 होता है। तो अगर ये 4 प्रकाश की चाल अगर आपको याद हो जाएगा तो ये चैप्टर आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा, लेक्चर भी बहुत तरीके से समझ में आ जाएगा। जिसमें से एक आपको पता होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। अब देखो, हम जितने भी अलग अलग माध्यम बोलते थे उन सभी माध्यमों को हम 2 प्रकार से डिफाइन कर देते हैं कि माध्यम जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के सिर्फ होते हैं। कौन कौन से माध्यम होते हैं? पहला माध्यम जो होता है उसको हम बोलते हैं विरल माध्यम। पहला माध्यम जो होता है उसको हम बोलते हैं विरल माध्यम, और एक होता है हमारा सघन माध्यम। 2 ही प्रकार के माध्यम को, सारे माध्यमों को 2 ही प्रकार में क्या कर देंगे, तोड़ देंगे कि विरल माध्यम और दूसरा क्या होगा हमारा सघन माध्यम। तो विरल माध्यम किसे कहते हैं? देखो, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, ज्यादा होती है। कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर हम इसमें देखें तो कह सकते हैं कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो उसको हम क्या कहते हैं, विरल माध्यम। और दूसरा हमारा जो होता है वो होता है हमारा सघन माध्यम। दूसरा जो है वो हमारा है सघन माध्यम। अच्छा, सघन और विरल जो होते हैं दोनों कैसे होते हैं, सापेक्षिक होते हैं। दोनों को एक साथ हम कंपेयर करेंगे। अब सघन माध्यम किसे कहेंगे कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। और जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है उसको हम क्या कहते हैं, विरल माध्यम। दोनों को एक में करके लिख सकते हो क्योंकि दोनों हमारे सापेक्षिक होते हैं। तो जब भी हम 2 माध्यम लेंगे तो उन दोनों माध्यमों में से एक माध्यम विरल होगा, दूसरा माध्यम कैसा होगा, सघन होगा। तो कैसे डिसाइड करेंगे कौन विरल है कौन सघन है? तो जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी वो विरल हो जाएगा, जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी वो हमारा कैसा हो जाएगा, सघन माध्यम। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान रखो कि अगर कोई एक माध्यम विरल है या कोई एक माध्यम सघन है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा विरल होगा या हमेशा क्या होगा, सघन होगा। एक के सापेक्ष में सघन हो सकता है, दूसरे के सापेक्ष में विरल हो सकता है। देखो कैसे, जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ पे जैसे करके अगर मान लेते हैं कि हम पहला लेते हैं कि पहला मान लो कि हमारा ये है, हमने मान लिया कि एक माध्यम हमारा क्या है, निर्वात है, और एक माध्यम हमारा क्या है, पानी है। एक माध्यम हमारा क्या है, पानी है। और दूसरे केस में मान लेते हैं कि एक माध्यम हमारा पानी है और दूसरा माध्यम हमारा कांच है। अब बताना है कि इसमें से कौन विरल माध्यम है और कौन सघन माध्यम है। तो निर्वात और पानी को जरा देखो, तो निर्वात में ज्यादा होती है, पानी में कम। जिन 2 माध्यमों को बोला जाएगा उन दोनों को कंपेयर करना है कि किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो, किसमें प्रकाश की चाल कम है। तो जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी उसको हम क्या बोल देंगे, विरल। तो जरा इन दोनों को कंपेयर करो, देखो प्रकाश की चाल किसमें ज्यादा, निर्वात में। तो निर्वात हमारा कैसा हो जाएगा, विरल माध्यम, और पानी हमारा कैसा हो जाएगा, सघन माध्यम। अच्छा, यहाँ पर जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे पानी और कांच को, तो देखो पानी और कांच को कंपेयर करोगे इन दोनों को, जब इन दोनों को कंपेयर करते हो तो पानी में ज्यादा होती है और कांच में क्या होती है, कम होती है। तो अब पानी हमारा कैसा माध्यम बन जाएगा, विरल माध्यम, और कांच जो होगा वो कांच हमारा कैसा बन जाएगा, सघन माध्यम बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक बार पानी कैसा रहा, सघन, और एक बार पानी कैसा रहा, विरल। तो अगर कोई माध्यम हमारा सघन है या कोई माध्यम हमारा विरल है तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा विरल ही होगा या हमेशा क्या होगा, सघन होगा। हमेशा, क्योंकि सघन और विरल क्या होते हैं, सापेक्षिक। हम कंपेयर करते हैं कि 2 माध्यमों को कंपेयर करेंगे तो उसमें से एक विरल होगा तो दूसरा हमारा कैसा होगा, सघन होगा। तीसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे अगर मान लो हम यहाँ पे 2 माध्यम लेते हैं। एक माध्यम मान लेते हैं कि एक माध्यम हमारा क्या है, कांच है, एक माध्यम कांच है, और दूसरा माध्यम हमारा क्या है, हीरा है। अगर कांच और हीरा को देखोगे तो जब कांच और हीरे को कंपेयर करो तो कांच में ज्यादा, हीरे में क्या है, कम है। तो अब यहाँ पे कांच हमारा कैसा बन जाएगा, विरल माध्यम, और हीरा हमारा कैसा बन जाएगा, सघन माध्यम। तो अब क्या हीरा हमेशा सघन माध्यम होगा, नहीं। बहुत से ऐसे हमारे पदार्थ होते हैं जिनमें प्रकाश की चाल हीरे से भी क्या होती है, कम होती है। अगर उसको कंपेयर करोगे तो हीरा कैसा बन जाएगा, विरल माध्यम। अब हम एक बात बोल सकते हैं कि निर्वात हमेशा कैसा होगा, विरल माध्यम होगा, ये हम बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है, निर्वात में। तो निर्वात का कंपेयर किसी के साथ करोगे तो निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा कैसा आएगी, ज्यादा आएगी। तो निर्वात हमेशा कैसा होगा, हमारा विरल माध्यम। हाँ, एक बात हम ये कह सकते हैं कि निर्वात जो है वो हमारा कैसा होगा, हमेशा विरल माध्यम होगा, ये बात हम बोल सकते हैं। बाकी और किसी के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। कभी वो विरल बनेगा, कभी वो हमारा क्या बन जाएगा, सघन बन जाएगा। ठीक है,
नोट कर लो इतना, ये याद रखना, ये 4 मत भूलना। ये 4 याद रखोगे तो बहुत बेहतर समझाएगा तुम्हारे लिए, पूरे चैप्टर में आसानी हो जाएगी इसमें। नोट कर लिया इतना। चलिए अब देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण, अब देखो मेन हमारा वही आ गया कि प्रकाश की किरण कब अभिलंब की ओर झुकेगी और कब प्रकाश की किरण हमारा अभिलंब से दूर जाएगी। तो इसके लिए मैं 2 पॉइंट दिखा रहा हूं, उन दोनों पॉइंटों को ध्यान रखना। देखो सबसे पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट है कि जब कभी भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहा जाएगा सघन माध्यम में, जब कभी भी विरल से सघन माध्यम में जाएगा, तो विरल से सघन में जाएगा तो वो हमेशा जो होगा अभिलंब की ओर झुकेगा। अभिलंब की ओर क्या होगा, झुकेगा। जब भी वो विरल से सघन में जाएगा तो हमेशा अभिलंब की ओर झुकेगा। और दूसरा हमारा होता है कि जब भी प्रकाश की किरण जो है अगर वो सघन से कहा जा रहा है विरल में, पहला विरल से सघन और दूसरा कहा जा रहा है सघन से विरल, अगर सघन से विरल जा रहा है तो प्रकाश की किरण जो होगा वो हमेशा अभिलंब से दूर हटेगा। अभिलंब से ये प्रकाश की किरण जो होगी, ये प्रकाश की किरण हमेशा अभिलंब से जो होगा, अभिलंब से कैसा होगा, दूर हटेगा। यही 2 बात याद रखो। उसके बाद परावर्तन तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया, फिर परावर्तन में तुम कहीं भी बचने वाले नहीं हो। ठीक है, तो अब देखो अगर विरल से सघन तो अभिलंब की ओर झुकेगा और सघन से विरल जाएगा तो अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। तो अभी पहला वाला जो भी हमने दिखाया था कि अभिलंब की ओर झुकता था तो उसका रिजल्ट तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पे देखो जैसे हमने ऊपर वाला माध्यम क्या माना था, निर्वात, नीचे वाले माध्यम को हमने क्या माना था, पानी। अब देखो कह रहा है कि जरा इसमें अपवर्तन करा के दिखाओ। ऐसे सिंपल क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक माध्यम हमारा निर्वात है, दूसरा पानी है, प्रकाश की किरण निर्वात से कहा जा रहा है पानी में, अपवर्तन करके दिखाओ। तो अब देखो पूरा का पूरा अपवर्तन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अभिलंब खींचेंगे इस सतह पर, क्या करेंगे, एक आपतित किरण खींचेंगे। ये आपतित किरण, ये हो गया आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर क्या करेंगे, अभिलंब खींच दिया। अब उसके बाद दूसरा काम ये देखो कि प्रकाश की किरण जो है वो विरल से सघन जा रही है, सघन से हमारी विरल जा रही है। अब देखो निर्वात और पानी में से देखोगे तो निर्वात हमारा कैसा माध्यम होता है, विरल, और पानी हमारा कैसा माध्यम होता है, सघन होता है। अब देखो प्रकाश की किरण जब भी विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। तो जाना चाहिए था इसको ऐसे सीधा, लेकिन चूंकि विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर क्या होगी, यहाँ से हमारी झुक जाएगी। यही हो गया अपवर्तन। यहाँ पे कोण बनेगा I और यहाँ पर हमारा कोण कितना बन जाएगा, R। हो गया अपवर्तन खत्म। तो देखो वहां पर अभिलंब को हमने क्यों झुका दिया था इसको, क्योंकि प्रकाश की किरण विरल से कहा जा रही थी, सघन में जा रही थी, इसलिए हमने क्या किया था, अभिलंब की ओर झुका दिया था। अब जैसे मान लो कि हम क्या करते हैं कि ऊपर एक माध्यम मान लेते हैं, मान लो ये हमारा पहला था, दूसरा देखो ऊपर हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या, हीरा है, और इसके नीचे एक माध्यम मान लेते हैं, वो माध्यम को मान लेते हैं कितना है, कांच है। अब प्रकाश की किरण जो हीरे से कहां जा रही है, कांच में जा रही है। जरा अपवर्तन करा के बताओ अपवर्तन कैसे होगा। पहले आप एक बार खुद से चित्र बनाओ, फिर उसके बाद मैं बना रहा हूं इसको। चलिए बना लिया इसको, बना खुद से चित्र बनाओ इसको, पहले बना लिया। सबसे पहला काम देखो क्या करना है, यहां पर एक आपतित किरण खींचना है। ये आपतित किरण खींचा, ये आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु पर हमने क्या कर लिया, अभिलंब। देखो यहीं पर आप सीख लो इस बात को कि अपवर्तन हमारा कैसे होता है, क्योंकि जहां भी अपवर्तन हम कराएंगे, अपवर्तन कराने का यही तरीका होगा। इतना ही चीज हमें देखना होता है अपवर्तन में कि सबसे पहले आपतित किरण खींचो, आपतन बिंदु पर अभिलंब खींच लो, और फिर देखो कि प्रकाश की किरण जो है वो विरल से सघन में जा रही है, सघन से विरल। तो सघन और विरल को कैसे डिसाइड करेंगे कि जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा वो विरल, और जिसमें प्रकाश की चाल वो क्या हो जाए, जिसमें प्रकाश की चाल कम वो क्या हो जाएगा, सघन। तो अब देखो दोनों में से किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा है, किसमें कम है। तो कांच में ज्यादा होता है तो कांच हमारा कैसा बन जाएगा, विरल बन जाएगा। तो कांच जो होगा वो कांच हमारा कैसा बन जाएगा, विरल माध्यम, और हीरा जो होगा वो हीरा हमारा कैसा बन जाएगा, सघन माध्यम। तो अब देखो सघन से कहा जा रहा है विरल में, तो अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। तो प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था ऐसे, अगर अपवर्तन ना होता इसका तो ये सीधा ऐसे निकलता हुआ चला जाता। लेकिन अब चूंकि अपवर्तन होगा और कहाँ हटना है, अभिलंब से दूर, तो अब देखो इससे अभिलंब से दूर कुछ इस तरीके से निकलता हुआ ये हमारी प्रकाश की किरण जाएगी। ये कोण I बन जाएगा और ये कोण हमारा कितना बन जाएगा, R। बस हो गया, ये अपवर्तन की घटना हमारी खत्म होगी। यही इतना होता है हमारी अपवर्तन की घटना होती है। एक मिनट अगला दे रहा हूं, उसको जरा खुद से करो, एक बार टाइम लेके अपना खुद से करो। देखो जैसे मान लो कि ऊपर हम मान लेते हैं कि ऊपर हमारा क्या है, कांच है, ऊपर मान लेते हैं कांच है, और नीचे मान लेते हैं हमारा क्या है, पानी है।
ऊपर कांच है, नीचे पानी है। जरा अपवर्तन करा के बताओ इसको आराम से कि अपवर्तन वाला चित्र बनाओ कि कैसे अपवर्तन होगा हमारा। करा लिया अपवर्तन इसका, इस पे अपवर्तन होगा कि अपवर्तन हमारा कैसे हुआ। अपवर्तन करो एक बार को से, फिर मैं बना रहा हूँ। जितनी बातें बताया उतनी बातों को याद रखो, वही अपवर्तन हमें कराना है, वैसे ही अपवर्तन सेम हो, कहीं भी अपवर्तन कराओगे तरीका हमारा सेम रहेगा। चलो करा लिया खुद से। देखो सबसे पहला काम क्या होता है, आपतित किरण को खींचना। तो आपतित किरण खींचा, ये आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु पर हमने क्या खींच लिया, अभिलंब। अब उसके बाद अगला काम देखो कि हमारा प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रहा है या सघन से विरल। तो अब देखो विरल और सघन को पहले डिसाइड कर लो कि कौन हमारा विरल है कौन हमारा सघन है। तो अब देखो पानी में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, कितनी थी 2.25 × 10⁸ और इसमें कितना है 2 × 10⁸। तो इसमें ज्यादा है तो ये पानी कैसा हो जाएगा, विरल हो जाएगा, और कांच हमारा कैसा हो जाएगा, सघन। ये हमारा कैसा हो जाएगा, सघन हो जाएगा। और जब भी सघन से विरल में, देखो सघन से कहा जा रहा विरल में, तो अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। तो जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन ये अभिलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगा। यहाँ पे कोण I बन जाएगा और यहाँ पे कोण हमारा कितना बन जाएगा, R। यही होती है हमारी अपवर्तन कराने का तरीका, बस इससे ज्यादा और अपवर्तन कराने में हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है इसमें। अभी जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अभी आप इसको नोट कर लो ऐसे कि निर्वात से पानी में जाएगा तो अभिलंब की ओर क्या होगा, झुक जाएगा। थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा, वो चीज आपका क्लियर हो गया। यहाँ से विरल सघन, सघन विरल, विरल से सघन अभिलंब की ओर झुकेगा, सघन से विरल अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। इतनी चीज हमें देखनी होती है, प्रकाश का अपवर्तन हमारा खत्म हो गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लिया। देखो अगली चीज देखो, अगला हमारा है कि देखो जब भी अपवर्तन की घटना हमारी होती है, कि अपवर्तन की घटना में, अपवर्तन की घटना में, देखो जब भी हमारा प्रकाश का अपवर्तन होगा तो क्या क्या चीजें हमारी होती हैं। तो जब भी प्रकाश का अपवर्तन होगा तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि जब भी प्रकाश का अपवर्तन होगा तो प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश की चाल परिवर्तित हो जाती है। तो जब भी अपवर्तन की घटना होगी तो प्रकाश की चाल क्या होगी, बदल जाएगी। दूसरा कि जब भी प्रकाश की अपवर्तन होगा तो प्रकाश का वेग जो होता है, प्रकाश का वेग जो होता है, प्रकाश का वेग भी क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश का वेग जो है वो, प्रकाश का वेग भी क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो यार 9 में तो पढ़े होगे ना, कक्षा 9 में चाल और वेग एक ही तो होता है, एक नहीं होता है, अलग अलग होता है। चाल होती है अदिश राशि, वेग होता है सदिश राशि। परिमाण तो दोनों का समान ही होता है, बस एक में दिशा होती है, एक में दिशा हमारी नहीं होती। अब चूंकि देखो दिशा भी बदलती है और परिमाण भी बदलता है, तुमने देखा था कि दिशा भी बदल रहा है और परिमाण भी बदल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि चाल भी परिवर्तित हो जाती है और वेग भी क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। तीसरा पॉइंट हमारा होता है कि जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा, ये प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा भी होती, वो भी क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, अब तरंगदैर्घ्य क्या होती है, एक बार मैंने शुरुआत के लेक्चरों में बताया है कि तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, दृश्य प्रकाश की 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, जो हमारा विग्योर बनता है, जो प्रकाश में दिखाई देता है। तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तीसरी चीज होता है, अगला पॉइंट जो है, प्रकाश की आवृत्ति जो होती है, प्रकाश की आवृत्ति, आवृत्ति में प्रकाश की आवृत्ति को लिखा जाता है F से। तो आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो हमारा आवृत्ति होता है उस आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जब भी प्रकाश की अपवर्तन की घटना होती है तो इतनी चीजें होती है हमारी, प्रकाश की चाल परिवर्तित हो जाती है, वेग परिवर्तित हो जाती है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य भी परिवर्तित हो जाती है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात को याद रखना, आगे इसकी जरूरत हमारे पड़ेगी यहाँ पे।
कि अब यहाँ पे आवृत्ति में कोई बोर्ड में तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कंपटीशन का करोगे तो कंपटीशन में हमारी इसकी जरूरत पड़ती है कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में क्या चीज परिवर्तित नहीं होती है। आवृत्ति हमारी परिवर्तित नहीं होती है, एक नंबर का क्वेश्चन से पूछ सकता है कि प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी चीज है जो हमारी परिवर्तित नहीं होती। 4 ऑप्शन लिख देगा, तो आवृत्ति जो होगी वो आवृत्ति हमारी परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया। अगला देखते हैं, और आज के लेक्चर का लास्ट हेडिंग जो है वो है कि कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। लगा लो हेडिंग कि कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। कांच का स्लैब बोलो या इसी को क्या बोलो, कांच का गुटका बोलो, दोनों बात क्या होती है, सेम होती है। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कांच का गुटके को बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक कांच का गुटका हो गया। अगर मेरी साइज थोड़ी बड़ी और छोटी हो गई उधर उधर की, तुम सही बनाना अपना, ठीक है। देखो ये हमारा क्या हो गया, एक कांच का गुटका हो गया। कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन कराने का तरीका वही है, कुछ बदलेगा नहीं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आपतित किरण को यहाँ से डालेंगे इस सतह पर। ये वो इसको नाम दे देते हैं कि ये ए है, बी है, सी है और डी है। यहाँ पे ए बी जो है, ए बी हमारा वो सतह है जो दोनों माध्यमों को क्या करता है, अलग। अंदर आओगे तो कांच होगा और बाहर आओगे तो क्या मिलेगा, निर्वात। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि एक हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई भी एक आपतित किरण को इस सतह पर डालते हैं, तो ये आपतित किरण हो जाएगा। और ये बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु। दूसरा काम क्या होता है कि आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचना। अब देखो कि ये हमारा प्रकाश की किरण जो है विरल से कहाँ जा रही है, सघन में, या सघन से कहाँ जा रही है, विरल में, ये चीज देखना है। तो बाहर निर्वात है, तो निर्वात हमारा कैसा हो जाएगा, विरल, क्योंकि निर्वात तो हमेशा विरल ही होता है। और अंदर ये हमारा क्या है, कांच है, तो कांच हमारा कैसा हो जाएगा, सघन। यानी कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहाँ जा रही है, सघन। और जब भी वो विरल से सघन में जाती है तो देखो इसको जाना चाहिए था, तो ऐसे सीधे आगे की तरफ निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा सीधी सतह होगा, सीधी सतह पर आकर क्या होगा, टकराएगा। कांच का गुटका लोगे तो उसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी। तो सबसे पहले ऊपर वाली सतह से क्या होगा, अपवर्तन। अब इतनी देर तक प्रकाश कहाँ चलेगा, कांच के अंदर चलेगा। अब जैसे कांच से बाहर निकलेगा फिर माध्यम क्या होगा, चेंज होगा, और माध्यम चेंज होगा तो फिर इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा हमारा। देखो जितनी बार माध्यम चेंज होगा उतनी बार तुम्हारा अपवर्तन होगा, चाहे 3 बार लो 4 बार लो, उससे कोई फर्क नहीं होगा। और अपवर्तन कराने का तरीका हमारा क्या होगा, समान होगा। अभी एक लास्ट में करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो अब देखो जहां से जो हमारा सीधी सतह है, ये भी एक सतह है जो दोनों माध्यमों को क्या करता है, अलग करता है। तो सीधी सतह के लिए इसको नाम दे देते हैं कि हमारा P है, इसको नाम दे देते हैं कि जो किरण है ये हमारा P है, ये हमारा Q है और ये कितना है, R है। देखो अगर तुम ए बी सतह के लिए देखोगे तो पी क्यू आपतित किरण होगा और क्यू आर क्या होगा, अपवर्तित किरण। और अगर सी डी सतह के लिए देखोगे या डीसी सतह के लिए देखोगे तो क्यू आर जो होगा क्या बन जाएगा, आपतित किरण बन जाएगा। तो ये बिंदु क्या बन जाएगा, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर यहां से क्या खींचोगे, अभिलंब खींचोगे। अब देखो प्रकाश की किरण कहां से जा रही है, सघन से बाहर निर्वात में आ रहा है। देखो कांच से कहां आ रहा, निर्वात में। निर्वात कैसा माध्यम होता है, विरल माध्यम। यानी कि ये कहां से आ रहा है, सघन से विरल। और जब भी सघन से विरल जाता है तो अभिलंब से क्या होगा, दूर हटता है। तो अब की बार क्या होगा, ये अभिलंब से दूर हटेगा, कुछ इस प्रकार से निकलता हुआ जाता है, कुछ इस प्रकार से ये हमारा निकलता हुआ जाएगा। और ये हमारा ये फाइनली जो हमारा आर, और इसको कितना मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। तो ये आर एस रेखा जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, अपवर्तित किरण हो जाएगी। किसके लिए, सीधी सतह के लिए कैसा हो जाएगा, अपवर्तित किरण हो जाएगा। तो इस तरीके से कांच के स्लैब से हमारा प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। अब देखो 2 बार प्रकाश की चाल बदल रही थी, 2 बार माध्यम बदल रहा था, तो अपवर्तन की घटना हमने कितनी बार किया, यहाँ पर 2 बार किया है, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा आर एस होता है, इस आर एस को हम क्या बोलते हैं, निर्गत किरण। इसको हम क्या बोलेंगे, निर्गत किरण। क्योंकि फाइनली अपवर्तन के बाद जो किरण हमारी निकलती है उस किरण को हम क्या बोलते हैं, निर्गत किरण। तो ये किरण हमारी क्या कहलाती है, निर्गत किरण कहलाती है। अच्छा, एक घटना ये भी होती है इसमें कि जो हमारा फाइनली निर्गत किरण होगा और आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं, ये दोनों हमेशा कैसी होती है, समांतर आगे की तरफ बढ़ती हुई जाती है। जो हमारा यहाँ पर जो हमारी निर्गत किरण है, अब देखो यार, अगर पूरे इसमें कंफ्यूज मत हो कि अगर पूरे तुम इसे कांच के स्लैब के लिए बोलोगे तो ये आर एस क्या हो जाएगा, निर्गत हो जाएगा, इसको निर्गत बोलेंगे। और अगर डीसी सतह के लिए बोलेंगे तो डीसी सतह के लिए आर एस हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण हो जाएगा।
और पूरे के लिए बोलेंगे तो पूरे के लिए क्या बन जाएगा, हमारा निर्गत किरण बन जाएगा। तो निर्गत किरण और आपतित किरण जो होती है ये हमेशा एक दूसरे की कैसे होती है, समांतर निकलती हुई जाती है, हमेशा समांतर जाएगा। और इनके बीच जो दूरी होती है इस दूरी को हम बोलते हैं पार्श्व विस्थापन बोलते हैं, पार्श्व विस्थापन बोलेंगे या पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं, दोनों बात बोलते हैं। पार्श्विक विस्थापन बोलेंगे या इसको हम क्या बोलेंगे, पार्श्व विस्थापन बोलेंगे। ये जो हमारी किरण है ये हमारी कौन सी किरण है, आपतित किरण। तो आपतित किरण जो होती है, आपतित किरण और निर्गत किरण हमेशा कैसी निकलती है, समांतर। जब भी हम कहां से करेंगे, कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। तो यही होता है हमारा कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। सिंपल सा, कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो जल्दी से एक चीज देख लेते हैं कि मान लो ऊपर हमारा कौन सा माध्यम है, निर्वात है, ये निर्वात हो गया। उसके नीचे हमारा क्या हो गया, पानी हो गया। फिर उसके नीचे हमारा क्या हो गया, कांच हो गया। यहाँ हमारा क्या है, पानी है। फिर उसके नीचे हमारा क्या है, कांच है। हमसे कह रहा है कि जरा इन सभी माध्यमों में क्या करो, प्रकाश का अपवर्तन कराओ। तो एक बार जरा खुद से प्रकाश का अपवर्तन सब में कराओ। 3 बार प्रकाश का अपवर्तन होगा। अपवर्तन कराने का तरीका हमारा समान होगा। जरा अपवर्तन कराओ यहाँ से तीनों बार एक एक करके। देखो अपवर्तन की घटना कैसे होती है, कराओ। एक बार मैं रुका हूँ कुछ समय देर तक, आप अपवर्तन कराओ जल्दी से, तीनों में कराओ, तरीका हमारा सेम होगा। करा लिया, चलिए देखो। सबसे पहले क्या करते हैं, एक आपतित किरण, ये हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर क्या खींचोगे, अभिलंब। अब देखो निर्वात और पानी को देखो, तो निर्वात कैसा हो जाएगा, विरल, और पानी कैसा हो जाएगा, सघन। तो जब भी ये हमारा विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर क्या होगा, झुक जाएगा। तो पानी में इस प्रकार से किरण हमारी चलेगी। अब फिर जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो माध्यम बदलेगा, क्योंकि कांच आ गया है। तो फिर पानी और कांच को कंपेयर करोगे, तो अब इन दोनों का जब कंपेरिजन करोगे तो इस केस में पानी हमारा कैसा बन जाएगा, विरल, और कांच हमारा कैसा बन जाएगा, सघन। देखो ये आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर क्या खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे। अब प्रकाश की किरण विरल से कहां जा रही है, सघन में जा रही है, और विरल से सघन में जाएगी तो वापस अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। तो ये हमारी प्रकाश की किरण कुछ निकलती हुई इस तरीके से जाएगी। अगर मान लो नीचे कोई हम लगा देते हैं, वापस पानी कर देते हैं, तो पानी कर देंगे तो विरल से, जैसे देखो इसके नीचे हम वापस क्या करते हैं, एक दूसरा सतह लगा देते हैं और बोल देते हैं कि इसके नीचे हमारा क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो ये प्रकाश की किरण देखो यहाँ पर आकर पड़ेगी। ये आपतन बिंदु वापस यहाँ पर क्या करेंगे, अभिलंब खींचेंगे। अगर इसके नीचे पानी है तो जरा कांच और पानी को कंपेयर करो, तो देखो हमारा कांच कैसा होगा, सघन होगा, और पानी हमारा कैसा हो जाएगा, विरल माध्यम। तो सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। तो अब की बार इसको अभिलंब से क्या कर देंगे, दूर हटा देंगे। बस सिंपल सा हमें देखना है कि इस विरल से सघन या सघन से कहां जा रहा है, विरल में, उस हिसाब से हम अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर क्या कर देंगे, हटा देंगे। अपवर्तन कराने का तरीका हमारा सेम रहेगा, चाहे 2 बार अपवर्तन कराओ चाहे 10 बार अपवर्तन कराओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ाई